मैं एक होटल में काम करती थी, मगर मैं अपनी इस जॉब से बहुत तंग थी, क्योंकि रोजाना मुझे यहाँ से बहुत से लोगों की बुरी नजर का सामना करना पड़ता था। मैं एक शरीफ घर की लड़की थी, मजबूरी में ये जॉब कर रही थी। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, इसलिए हर आने जाने वाले की नजर मुझ पर ही टिकी रहती। वो समझते कि शायद होटल के मालिक ने मुझे इसी काम के लिए ही यहाँ जॉब दी है, मगर ऐसा कुछ ना था। ये जॉब मुझे मेरी काबिलियत देखकर ही दी गई थी। होटल का मालिक तो निहायत ही शरीफ आदमी था। उसने तो मुझे यहाँ तक भी कह दिया था कि आप बेशक पर्दे में रहकर ये जॉब कर सकती हैं, मगर मुझे पर्दा करने की आदत नहीं थी। उसने मुझे कभी कोई गलत बात नहीं कही थी, बल्कि वो तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। हाँ, तनख्वाह कुछ कम थी, मगर घर के हालात देखकर मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मैं अच्छी जॉब की तलाश में भी थी। आए दिन कहीं ना कहीं जाकर इंटरव्यू दे आती, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब ना आता। मैं अपने घर से होटल पर आती जाती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैं जब भी बस स्टॉप पर जाकर बस का इंतजार करने लगती, एक औरत मेरे पास आ जाती और कहती कि अगर तुम रोज के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगी। मैं उसे पागल समझती और कोई जवाब ना देती, मगर वो औरत सुबह शाम मेरे इंतजार में खड़ी होती। जब मैं स्टॉप पर जाती तो यही जुमले वो फिर से दोहराती। एक दिन उसकी बात मानकर उसके घर चली गई। उस औरत ने मुझे शरबत पिलाया, जिसे पीते ही मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो मेरे कपड़ों पर मट्टी लगी थी और ऐसे महसूस होता था जैसे मुझे फिर से मेरे कपड़े पहनाए गए हों। मैं यही सोच रही थी कि इस औरत ने मुझे 10,000 पकड़ा दिए और बोली कि तुम्हारा काम अब खत्म, तुम जा सकती हो। रोजाना मेरे घर आकर ये शरबत पी लिया करो और 10,000 ले जाया करो। पैसे देखकर मैं सब कुछ भूल गई और रोज उसके घर जाने लगी। अब मेरे पेट में दर्द रहने लगा था, ऐसे लगता किसी ने मेरे पेट पर जोर दिया हो। एक रोज शरबत ना पिया और ऐसे ही लेट गई, मगर कुछ देर बाद तो सर पर आसमान टूट पड़ा जब उस औरत ने मेरे साथ, मेरा नाम गुलबहार है, लेकिन मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैं सबको कहती थी कि अब मुझे गुल ही कहा करे। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दादी ने मेरा नाम गुल यानी कि फूल रख दिया था। लेकिन मैं फूल की तरह कमजोर भी थी, क्योंकि मुझे दुनिया से बहुत डर लगता था और हमारे घर में गुर्बत बहुत थी। किसी इंसान को तो आगे आना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब करूंगी और मैंने मास्टर्स किया हुआ था। मुझे यकीन था कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, क्योंकि ये कोई आम डिग्री तो नहीं थी। इंसान जब कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है तो ये समझता है कि उसे अब नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं भी यही सोचती, लेकिन जब मैंने नौकरी हासिल करने के लिए कोशिश करनी शुरू की तो पता चला कि ये इतना आसान नहीं है। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम किसी बैंक में नौकरी कर लो, तुम बहुत खूबसूरत हो और बैंक वाले खूबसूरत लड़कियों को रखते हैं, वहां पर तुम्हें अच्छी तनख्वाह मिलेगी और एसी में भी बैठकर आराम से अपना काम करना। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन ये बात जो मैंने अपने बाबा से की तो बाबा ने कहा कि वहां पर लड़कियों को शो पीस बनाकर रखा जाता है, ताकि लोग आए तो देखें बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां बैठी होती हैं और उनसे बात करने की खातिर अकाउंट वगैरह खुलवा लें। तुमने अगर ये सब करना था तो फिर इतनी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। बाबा की बात ठीक थी, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अपने हुस्न को कैश नहीं कर सकती थी। अगर मैं खूबसूरत थी तो ये खूबसूरती मेरे होने वाले शोहर की अमानत थी, उसके लिए मैं इसको संभाल के रख रही थी। लेकिन घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब्बू की पेंशन के सहारे पर घर नहीं चलता था। मेरे और बहन भाई भी थे और अम्मी भी आजकल बार बार यही कहती थी कि बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे अपने अंकल के होटल में जॉब लगवा दी। तनख्वाह तो बहुत कम थी, मगर मजबूरी में ये जॉब करना पड़ी। मगर वहां रहकर मुझे अब्बू की सब बातें सच लगने लगी। मुझे वहां पर आते जाते लोग यूं देखते कि कभी उन्होंने जिंदगी में किसी लड़की को ना देखा हो। मुझे उनकी नजरों से बहुत खौफ आता। मैं दिन रात दुआएं करती कि जल्दी जल्दी मेरी जॉब किसी और जगह लग जाए और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। एक दिन ऐसे ही मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब मेरे साथ मेरी जिंदगी का सबसे अजीब वाकया हुआ, और वो ये कि मेरे साथ एक औरत आकर खड़ी हो गई। उस दिन मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। वो किसी अमीर घराने की लग रही थी। उसने मुझे एक नजर देखा और कहा कि नौकरी की तलाश में हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है कि इस शहर में कितने लोग ऐसे ही फाइल को अपने गले से लगाए नौकरी हासिल करने के लिए निकलते हैं।
मैंने कहा कि अब मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे मुल्क में बहुत बेरोजगारी है। वो औरत बहुत अच्छे कपड़ों में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, इसलिए मैं भी उससे बातें करने लगी। कुछ साल तुम इसी तरह फिरती रहोगी तो फिर भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरियां काबिलियत और तालीमी सलाहियत को देखकर नहीं मिलती हैं, बल्कि सिफारिश से मिलती हैं। एक सीट होती है, उसके लिए 2000 लोग होते हैं और वो एक सीट भी पहले से बुक हो चुकी होती है। मैंने कहा कि फिर क्या करूं, मुझे अच्छी नौकरी की सख्त जरूरत है। उसने कहा कि अगर तुम दिन के 10,000 कमाना चाहती हो तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि दिन के 10,000? मैं तो सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि दिन के 10,000 तो महीने के 3 लाख रुपए बनते हैं, और 3 लाख रुपए तो महीने के वो लोग भी नहीं बनाते जिनका अपना कारोबार होता है। मैंने उस औरत को गौर से देखा। मैंने कहा कि आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हैं? उसने कहा कि नहीं, क्या लगता है मैं रोज बस स्टॉप पर आकर लोगों से मजाक करती हूँ? मेरी अपनी गाड़ी है, लेकिन वो अचानक से ही खराब हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने कहा कि अगर ये सच है तो फिर बताएं कि क्या काम है। उसने कहा कि हमारे घर में है, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आना होगा। तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि 10,000 रुपए मिलेंगे और रोज के पैसे तुम रोज ले सकती हो, यानी रोज के रोज तुम्हारे हाथ में 10,000 होंगे। तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे अजीब सी नजरों से देखा, क्योंकि मुझे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा कि कभी कभी खुशकिस्मती हमारा दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम दरवाजा नहीं खोलते। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ मजबूरी में खड़ी हूँ, मैं चली जाऊंगी। वो जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ये काम करना है, आप मुझे काम बता दें। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर चलना होगा, क्योंकि काम तुम्हें वहीं बताऊंगी। मुझे लगा उसके घर में बच्चे होंगे जिनको पढ़ाना होगा, या घर में अगर आया का काम भी करना होगा तो मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे पैसों की जरूरत थी। वैसे भी होटल से बेहतर घर का माहौल होता है, वहाँ औरतें भी होती हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फोन आया कि मैडम आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोग बस के धक्के खाने से बच गए और गाड़ी में ही उसके घर तक गए। उसका घर बहुत ही बड़ी कॉलोनी में था और बहुत ही ज्यादा बड़ा और खूबसूरत घर था। जब मैं अंदर गई तो आसपास देखने लगी। फिलहाल तो मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां एक आदमी आया जो कि उसका शोहर था। उसने मेरा तारुफ भी करवाया। मुझे भी तसल्ली हुई कि घर में ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं, यानी ये शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान था, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे थे। औरत ने मुझसे बातें की और बातों बातों में बताया कि मेरी अम्मी आजकल बड़ी बीमार हैं, पीछे वाला बंगला उनका है, मैं ज्यादा टाइम उन्हीं के पास होती हूँ। मुझे लगा कि शायद उन्हें काम के लिए कोई लड़की चाहिए, पर उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की और वहां से चली गई और जाते हुए कहा कि मेरा शोहर तुम्हें काम समझा देगा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बता देना, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे कहते हुए वहां से चली गई और थोड़ी देर के बाद सर वहां पर आ गए। जितनी देर में कमरे में अकेली बैठी थी, मैं कमरे को देख रही थी। उस कमरे में इतनी ज्यादा महंगी चीजें पड़ी हुई थी। उन लोगों के लिए 10,000 देना तो ऐसा ही था कि जैसे किसी को 10 रुपए दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सर एक शरबत का गिलास लेकर आ गए और कहा कि ये पी लो। वैसे भी मैं थकी हुई थी पूरे दिन की। मैंने शरबत पी लिया। मुझे ये शरबत कोई देसी शरबत नहीं लग रहा था जैसे हमारे घरों में होते हैं, ये तो कोई बाहर का शरबत लग रहा था। बहुत ही ज्यादा मजेदार था और ऐसा शरबत मैंने आज तक नहीं पिया था। सर मेरे से काफी फासले पर बैठ गए। मैंने शरबत पी लिया और कहा कि मुझे बता दे मेरा काम क्या है। उन्होंने कहा कि पहले तो तुम आज के पैसे रख लो। मैंने कहा कि मैंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि तुमने काम कर दिया है। आज तुम्हारा ये काम था कि तुम्हारा घर के लोगों के साथ तारुफ हो जाना, जो हो गया है। अब काम मैं तुम्हें कल बता दूंगा। पैसे किसको बुरे लगते हैं। जब उन्होंने 10,000 मेरी तरफ बढ़ाए तो मैं हैरान ही रह गई। मैंने फौरन अपने पर्स में रख लिए। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो मुझे घर छोड़ दे। मैंने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी, पर उनका कहना था दोबारा से बस में जाओगी, तुम्हारे पास पैसे भी हैं, कोई चोरी चकारी ना हो जाए और आइंदा से मेरा ड्राइवर ही तुम्हें लेने आएगा और वही तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम्हें ट्रांसपोर्ट के पैसे भरने की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना भी तुम हमारे साथ ही खा लेना।
अब मैंने जाने से पहले फिर पूछा कि सर मेरा काम क्या है, तो उन्होंने कहा कि बस तुम्हें रोजाना 1 गिलास शरबत पीना है। वो मुस्कुरा दिए और कहा कि और कोई काम नहीं है तुम्हारा। मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा कि ये किस किस्म का काम है, लेकिन उनको कोई कॉल आ गई और वो फोन अपने कान से लगाकर मुझे इशारा किया कि कल फिर आना, तफसील से बताऊंगा। मैं वहां से वापस आ गई। मेरे पास 10,000 रुपए थे और रास्ते में मैंने अपनी अम्मी अब्बा के लिए कुछ फ्रूट भी लिए। जब घर आई तो वो लोग हैरान रह गए कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले हैं। फिर मैंने उनको कहा कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और मैंने होटल वाली जॉब छोड़ दी है। मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे एक बहुत बड़े बंगले में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मिली है, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा क्या काम है। इसलिए मैंने उनको मुतमईन करने के लिए झूठ बोल दिया और साथ ये भी झूठ बोला कि उस घर में सिर्फ एक औरत है, कोई मर्द नहीं है। वैसे भी सर तो बहुत बड़े थे, वो तो मेरे बाबा की उम्र के थे, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझती थी कि घर वाले तो हमेशा परेशान ही रहते हैं, इसलिए उनको मुतमईन करना बहुत जरूरी था। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि ये 10,000 रुपए मुझे रोज मिलेंगे। मैंने कहा कि ये मेरी एडवांस तनख्वाह है, थोड़ी बहुत और भी बढ़ा देंगे। तो मेरे बाबा ने कहा कि चलो होटल वाली जॉब से तो जान छूटी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैंने तो प्लान बना लिए थे कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे तो फिर इसके बाद मैं इन पैसों का क्या करूंगी। मैंने सोचा कि कुछ पैसे तो मैं सेव कर लूंगी, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊंगी। बाकी पैसों से मैं घर के लिए नया सामान लूंगी। फ्रिज काफी पुराना हो गया है, मशीन ठीक से नहीं चलती है। बस इस तरह के ख्वाब थे मेरे। जब मैं सर के घर गई तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुझे नौकर ने कहा कि उनका थोड़ी देर इंतजार कर ले। इतनी देर में मैंने सारे घर का टूर कर लिया। कमरों के अंदर तो नहीं गई, लेकिन बस चीजें देखती रही। उन लोगों का शायद कोई बाहर के मुल्क में रहता था या ये खुद बाहर के मुल्क से आए थे। यहाँ पर तो हर चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बाहर के मुल्क की लग रही थी, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने तो यहाँ नहीं देखी थी। मैं भी तो इसी शहर में पली बड़ी थी और बाजार भी आना जाना होता था। वो बहुत ही अमीर लोग थे। मैंने सोचा कि अब मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये पैसे आप मुझे ज्यादा दे रहे हैं या रोज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और पैसों के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है। सर आ गए तो उसके बाद वो आराम करने चले गए। आज फिर मुझे शरबत का गिलास पिलाया गया, लेकिन उसके बाद मैं उनसे बात नहीं कर पाई, क्योंकि वो फिर से कहीं मसरूफ हो गए और मैं ड्राइंग रूम में सो गई। क्योंकि जब अचानक से मेरी आंख खुली तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैं हैरान रह गई कि मुझे नींद कैसे आ गई। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि चलो शुक्र है किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर सोचने लगी कि कहीं किसी ने मुझे देखा भी होगा तो क्या सोचा होगा। कितनी बुरी बात है, यहाँ काम करने आई हूँ या सोने के लिए। लेकिन जब अपने कपड़ों की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मेरे कपड़ों पर मट्टी लगी हुई थी और ऐसे लगता था मुझे मेरे कपड़े दोबारा से पहनाए गए हों। मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या है। खैर थोड़ी देर के बाद सर आ गए तो मैंने उनको बताया कि मैं सो गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस उम्र में बहुत नींद आती है। जब मैं तुम्हारे जितना था तो मैं तो स्कूल में भी सो जाता था। सर बहुत अच्छे थे और अच्छे तरीके से बात करते थे। वो फिर से वापस चले गए और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरे दिमाग में यही बात थी कि काम कोई हो नहीं रहा, पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जाते हुए अगर वो खुद मौजूद भी नहीं होते तो मुंशी को पैसे देकर जाते थे। वो मुझे मेरी अमानत के तौर पर पैसे दे देता था, कहता था कि ये सर ने आपके लिए दिए हैं। मैं पैसे अपने पर्स में रख लेती थी और 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे पास 70,000 रुपए जमा हो गए। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। अब मैंने काम के बारे में सोचना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे थे और मैं थोड़ी सी लालची भी हो गई थी, क्योंकि जब पैसे आ रहे थे तो मुझे क्या जरूरत है अच्छा बनने की। लेकिन ये रोज ही होता था कि जैसे ही मैं शरबत का गिलास पीती थी मुझे नींद आ जाती और उसके बाद मेरे कपड़ों पर मट्टी लगी होती। नींद आ जाने तक तो मुझे मामला समझ आ रहा था, लेकिन कपड़ों पर मट्टी कहाँ से लगती थी। मैंने घर के नौकरों से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग बहुत अमीर हैं, ये अरबपति हैं, इनके घर में तो पैसों की रेल फेल है। किसी को 10 या 50 हजार देना भी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है,
मैंने कहा, लेकिन ये शरबत कौन बनाता है, किस चीज का शरबत है, क्योंकि जैसे ही मैं शरबत पीती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। नौकरानी ने कहा कि ये शरबत साहब बाहर से मंगवाते हैं, वो किसी को भी नहीं देते, तुम तो खुशकिस्मत हो, बाहर का शरबत पीने को मिल रहा है, इसके बहुत फायदे हैं, इसमें ताकत होती है। मैंने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है। इधर घर में भी आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि पैसे बढ़ा दिए गए हैं और अब मुझे रोजाना की बुनियाद पर पैसे दिए जाएंगे। घर की चीजें भी ले रही थी, लेकिन एक दिन दोस्तों के साथ गई तो अचानक से ही मुझे चक्कर आ गए और वो मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, आप अपनी खुराक पर तवज्जो दें। लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि मैं तो कोई काम ही नहीं करती थी, फिर मुझे क्यों कमजोरी हो रही थी, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से मैं कमजोर हो रही थी। ये बात भी घर नहीं बताई, वरना अम्मी परेशान हो जाती और मुझे काम पर जाने नहीं देती। लेकिन एक और बात भी बड़ी अजीब थी कि जब से मैं काम पर जा रही थी, मैंने सर की बीवी को सिर्फ एक दफा ही देखा था। फिर मैंने नौकरानी से पूछा कि सर की बीवी कहाँ है, उनको मैंने इतने दिनों से नहीं देखा। तो नौकरानी ने कहा कि तुम भी छोटी छोटी बातें नोट करती हो। मैंने कहा कि नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ बड़े अच्छे तरीके से बात की थी। नौकरानी ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, वो एक दो दिन तक वापस आ जाएंगी, साहब उनसे बड़ा प्यार करते हैं, दोनों की मोहब्बत की शादी थी। ये नौकरानी बाकी घर के काम नहीं करती थी, बल्कि सबसे काम करवाती थी। अब मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि लगता है आप कोई मेहनत का काम कर रही हैं। जब मैंने कहा कि ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही मैं, खैर मैं वहां से वापस आ गई। डॉक्टर ने भी मुझे अजीब नजरों से देखा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी दोस्त से बात की, वैसे तो मैंने इस नौकरी की तफसील किसी को भी नहीं बताई थी, पर अपनी दोस्त को मैंने ये कहा कि मेरी एक और दोस्त है जो इस तरह का काम कर रही है। तो मेरी दोस्त ने कहा वो तो फिर पागल है, ये कौन सा काम है भला, कोई किसी को ऐसे पैसे देता है क्या, और बड़े लोग तो वैसे ही कंजूस होते हैं, मुफ्त में पैसे नहीं दे देते। मैंने कहा कि पर उसे तो रोज पैसे मिलते हैं। मेरी दोस्त ने कहा कि वो लड़की झूठ बोल रही होगी, अमीर लोग बेवकूफ नहीं होते, अगर वो बेवकूफ होते तो फिर वो इतने सारे पैसे कैसे कमाते। अपनी दोस्त को कहो कि वो नौकरी फौरन छोड़ दे, जरूर उसके साथ वहां कुछ गलत हो रहा है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई। एक दिन मैंने वो शरबत पीने से इनकार कर दिया। मैंने सोच लिया कि आज मैं शरबत नहीं पीऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सोने के लिए नहीं आती और मैं क्यों सो जाती हूँ। लेकिन ये भी सोचने की बात है, जब मैं सो जाती थी तो मेरे आसपास तो कोई भी नहीं होता, इसका मतलब कि मुझे सोने की एक्टिंग ही करनी थी, ताकि मुझे पता चले कि जब मैं सो जाती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ शरबत पीने से इनकार करती तो आंखें खोल कर बैठी रहती, तो जो भी मेरे साथ कोई हरकत कर रहा था तो वो मोहतात हो जाता। लेकिन एक्टिंग करना भी कोई आसान नहीं था, मैं इतनी बहादुर नहीं थी, फिर भी मुझे आज बहादुरी का मुजाहरा करना था। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत कर ली। आज मैंने शरबत ले लिया, लेकिन आज उसको पीने की बजाय मैंने उसको ड्राइंग रूम में रखे एक बड़े से गमले की मिट्टी में डाल दिया, ताकि पता चले कि मैंने शरबत पी लिया है। जब नौकरानी ने मुझे देखा तो मैंने खाली गिलास मुंह से लगाया और बर्तन रखने के लिए किचन में गई। मैंने कहा कि बहुत मजेदार शरबत है, 1 महीने से पी रही हूँ, लेकिन दिल नहीं भर रहा। उसने कहा कि हाँ, ये तो ऐसा ही है। मैंने कहा कि तुम भी तो पी लो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं पी सकती, ये तो बड़े साहब का है। मैंने कहा कि जब मैं पी रही हूँ तो फिर तुम क्यों नहीं पीती, मेरी तरह तुम भी तो इस घर में काम करती हो। लेकिन नौकरानी ने इस तरह का रद्द अमल दिया जैसे वो शरबत नहीं कोई जहर है। मैंने भी ज्यादा दबाव नहीं डाला, क्योंकि मुझे जो जानना था वो मुझे पता चल गया था। उसने कहा कि तुम ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, साहब आते ही होंगे, उन्होंने आज तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है। मैं ड्राइंग रूम में गई और 5 मिनट के बाद मैंने सोने की एक्टिंग की और अपना सर सोफे पर रखकर मैं आंखें बंद करके सो गई, पर मेरे कान खुले थे। थोड़ी देर के बाद वो नौकरानी जिसको मैं अपनी दोस्त समझती थी, उसने एक बंदे को आवाज दी
और कहा कि ये बेहोश हो गई है, आ जाओ। इसको कैसे पता था कि मैं बेहोश हो गई थी? इसका मतलब ये लोग मुझे बेहोश करते थे और बेहोश करने के लिए इसी शरबत के अंदर कोई चीज मिलाया करते थे। और फिर क्या मतलब कि आ जाओ, क्या ये मुझे कहीं ले जाने वाले थे? मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही और अपनी आंखें भी मजबूती से बंद कर ली। वो शख्स मुझे उठा नहीं पा रहे थे और तकरीबन इसी तरह घसीट कर रोज ले जाते थे और मेरे कपड़ों पर मट्टी लग जाती थी। उन्होंने मुझे सर जी के कमरे में रख दिया और खुद फौरन वहां से चले गए। वो नौकरानी उनको हिदायत दे रही थी। उसने कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, साहब आते ही होंगे और 1 घंटे बाद वापिस आ जाना, फिर इसको वापिस भी रखना है। मुझे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन जहां पर मेरे साथ क्या होने वाला था, मैंने आंखें खोली और मैं हैरान रह गई। ये तो बड़े साहब का बेडरूम था और मेरा यहाँ क्या काम था? मैं चुप थी। अचानक सर अंदर आए तो मुझे यूं देखकर बौखला गए। उसके साथ वही औरत भी थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। आज सारी हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी। वो सर की बीवी नहीं, बल्कि वो भी उनकी नौकरानी थी, जो साहब जी के लिए ऐसी ही खूबसूरत लड़कियों को बेवकूफ बनाकर ले आती थी। मैंने उनको धमकी दी कि मेरे करीब मत आना, वरना मैं पुलिस को बता दूंगी। वो घटिया इंसान हंसकर कहने लगा, जाओ जाओ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? वैसे भी अब मेरा दिल तुमसे भर चुका है। यहाँ मेरे साथ क्या होता रहा था और मैं बेखबर थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैं वहीं से उठी और उस बंगले से बाहर निकल आई। मुझे अपना आप छोटा और बुरा महसूस हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। घर वालों को तो यही कहा था कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, वरना वो भी मुझे समझाते कि भला इस तरह कौन किसको पैसे देता है। ये लोग तो मेरा फायदा उठा रहे थे। मैं घर आ गई और उसके बाद मैं सारी रात रोती रही, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी पता चल गया। मैंने कहा कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाती थी वो फेल हो गया है। अम्मी ने कहा कि हम जाकर बात करेंगे उनसे, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है कि उनका बच्चा अपना ही नालायक था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी काम से निकाल दिया गया है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि दुनिया में बड़े ही अजीब लोग होते हैं, अपनी गलतियां दूसरों पर डाल देते हैं, इसलिए तुम्हें अब से नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन अब तो मेरे लिए मेरी जिंदगी भी मुश्किल हो गई थी। जो मेरे साथ हुआ वो तो एक हादसा था और माशरे ने उसे मेरा गुनाह बना दिया था और मुझे ही बुरा कहना था। अपनी बेवकूफी और पैसे की लालच के पीछे मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। अब मैं घर में रहती हूँ, घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। उस शख्स के साथ मैं क्या लड़ाई करूं, उससे क्या बदला लूं? वो तो बहुत अमीर आदमी था, वो तो हर मैदान में मुझसे जीत सकता था। आज मैं रो रो कर अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफी मांगती हूँ। सच कहते हैं, लालच का अंजाम बुरा होता है।